हेलो दोस्तों, मैं हूं शंकर प्रजापति। आप लोगों द प्राइम क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आप लोग जैसे कि अब तक पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला और जो संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे समास, जो कि बहुत मेन पॉइंट होता है और ये समझने की चीजें हैं। जो भी लेसन अभी आपको समझना है, रटने वाला नहीं है, उसी के बारे में मैं पहले पढ़ा रहा हूं ताकि इसको आप समझे रहेंगे तो फिर जो रटने वाली चीजें तो रट ही सकते हैं। जैसे विलोम वगैरह हुआ ना, ये चीजें रटने की चीजें हैं तो उसको हम लोग रट सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बारे में चलिए, जो लोग अभी हमारे नए दोस्त जुड़े हैं उसको जो एक शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग पुराने हैं तो बात ही उनकी अलग है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं समास। अब क्वेश्चन होता है कि समास है क्या। समास के बारे में पहले हम उसको थोड़ा बेसिक समझ लें, और जब हम पूरा समझ लेंगे तो समझने के बाद तब हम आगे आसानी से समझते चलेंगे। तो कुछ पॉइंट है समास पढ़ने के पहले, समास के बारे में जान लें, वो क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है, कहाँ प्रयोग है, तो तमाम चीजें इसमें आएंगी और उस चीज को समझना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले समास, तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। क्या भाई? सम धन आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। और आस का मतलब होता है कथन या शब्द। क्या होता है? आस का मतलब होता है कथन या शब्द। समझ रहे हैं ना। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का मतलब हो गया संक्षिप्त और आस का मतलब हो गया कथन या शब्द हो गया, ठीक है ना। अर्थात कह सकते हैं कि जिसका अर्थ होगा शब्दों का संक्षिप्तीकरण। क्या कह सकते हैं? समास किसे कहते हैं? उसका अर्थ है। अर्थ क्या है? शब्दों का संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण। समझ गए ना। संक्षिप्तीकरण इसका अर्थ होता है। क्या होता है समास का अर्थ? संक्षिप्तीकरण। अब ठीक है ना, इस चीज को आप अर्थ समझ गए होंगे समास के। अब हम लोग थोड़े से परिभाषा के बारे में आते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं परिभाषा क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। परिभाषा बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। परिभाषा होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों का मिलके, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक शब्दों के, ठीक है ना, मिलने से जो सार्थक अर्थ प्रकट होता है उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ रहे हैं ना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को ही क्या कहते हैं? हम लोग समास कहते हैं। यानी जब दो शब्द मिलेंगे और उन शब्दों को मिलने से जब क्या होगा, एक सार्थक शब्द बनेगा। सार्थक मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका अर्थ सहित हो, ठीक है ना, जिसका अर्थ हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? हम लोग समास कहते हैं, ठीक है ना। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि दो सार्थक शब्दों को पास लाने से, ठीक है ना, जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो परिभाषा समझ गए होंगे। जब दो शब्दों को आपस में लाएंगे तो जुड़ के एक नया सार्थक शब्द बनेगा, जिसी को हम लोग बोलते हैं समास, ठीक है ना। तो आइए एक होता है, ये तो समास की परिभाषा आप समझ गए होंगे। एक होता है हमारे पास होता है सामासिक पद। क्या होता है? सामासिक पद। तो सामासिक पद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, समास जो है नियमों से जो क्या होता है, सामासिक जो पद होता है हमारे पास ना, वो क्या होता है समझिएगा, सामान्य जो समास के नियम से बना शब्द होता है उसी को बोलते हैं सामासिक पद। समझ रहे हैं ना। समास के नियमों से, ये नहीं कि हम जैसे ही मनुष्य को समास दिए शब्द को, ऐसे नहीं। जो शब्द समास के नियमों का पालन करता है उसी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? समासिक पद कहते हैं। समझ गए बात ना। क्या समझिए एक बार फिर से, जो समास के नियमों को, मतलब जो समास के नियमों का पालन करता हो ना, और पालन करके बना हो, उसी को हम लोग देते हैं, नाम देते हैं क्या? समासिक पद। अगला पॉइंट होता है हमारे पास समास विग्रह। क्या होता है? समास विग्रह। इसको समझिए क्या है विग्रह मतलब। समास का विग्रह मतलब जो है कि समासिक पदों को अलग अलग करना, सीधे नियम है। यानी समासिक पदों को जब अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? समासिक विग्रह, यानी समास विग्रह कहते हैं। विग्रह मतलब तोड़ना, यानी अलग अलग करना। समझ गए होंगे बात को।
तो जब समासिक पद को ना जब हम दो भागों में तोड़ते हैं या दो से अधिक भागों में तोड़ते हैं, तो जब अलग अलग करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग नाम देते हैं समासिक पद और विग्रह, सॉरी समासिक विग्रह। और एक चीज ध्यान रखिएगा, समास विग्रह को हम लोग बोलते हैं व्यास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये अभी जनरल चीजें मैं बता रहा हूं समास के बारे में, ऐसे जैसे समाप्त होगा इसके बाद में समास के बारे में आपको डिक्लेयर सब कर दूंगा, ठीक है ना। तो पहली चीज किसी चीज का बेस जानना जरूरी है। कभी पूछ देगा व्यास किसे कहते हैं, तो समास विग्रह को व्यास कहते हैं। समासिक पद किसे कहते हैं, तो जो समास के नियमों का पालन करते हुए जो शब्द बना होता है उसको समासिक पद कहते हैं। और समास की परिभाषा किसे कहते हैं, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक शब्द जो है क्या होते हैं, मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं, उसी को नाम बोलते हैं समास, ठीक है ना। तो परिभाषा, समासिक पद और समास विग्रह के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग आगे, पॉइंट जो हमारा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम लोग अब लेवल के ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमारा होता है, पहला होता है, ध्यान दीजिएगा, समास के पद ना। तो समास के पद समास के पद जिसे कह सकते हैं, तो समास के दो पदों में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। क्या होता है? उत्तर पद। पूर्व पद, उत्तर पद। मैं जैसे बताया ना, परिभाषा में ही बताया, दो जो सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं, तो जो पहला होता है, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ते हैं, तो इसको हम उपसर्ग भी बोल सकते हैं, इसको प्रत्यय भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पूर्व पद होता है एक उत्तर पद होता है। जब दो खंडों में करेंगे तो जो पहला शब्द होता है उसको पूर्व शब्द का नाम देते हैं, पूर्व पद का, और जो बाद वाला होता है उसको उत्तर पद का नाम देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कह दिया आपको राजपुत्र ना, ध्यान दीजिए, राजपुत्र। तो इसमें देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है राजा का पुत्र, समझिएगा ना। तो अब यहां राजा क्या हो गया, मेरे पास पूर्व पद हो गया ना, और पुत्र क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। ये तो का जो है कारक है, एक इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। ये विभक्ति कथन के अंतर्गत आता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तत्पुरुष में जब जाएंगे तो तत्पुरुष के जो 6 भेद है उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो का, से, ने, ये तमाम चीजें आएंगे, उसके बारे में हम लोग बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये सब कारक की चीजें हैं। तो जो उसमें तत्पुरुष समास में आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो बता देंगे आपके बारे में। तो दो शब्द है, ठीक है ना। जब दोनों शब्द आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, राजपुत्र। अब समझिएगा, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, तो वही चीज परिभाषा समास का वही है। जब दो सार्थक शब्दों का आपस में मेल होता है तो क्या होता है, एक जो है कि समास कहलाता था, समासिक पद कहलाता है। देखिए ये समास के नियमों का पालन करता है, ठीक है ना। तो इसमें अर्थ है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, समझ गए होंगे समास के कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, कौन कौन, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे अगला पॉइंट हमारा होगा समास के भेद, ठीक है ना। क्या होगा, समास के भेद। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए समास के भेद मतलब एक दूसरे की भाषा में कह सकते हैं समास के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो समास मूल्य रूप से 6 हैं। और पहला कौन सा है, अव्ययी भाव समास। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरा का है तत्पुरुष समास। तीसरा का है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। और पांचवा जो है द्वंद्व समास। और छठवां है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये देखिए 6 समास हमारे पास हैं और 6 भेद इसके बारे में अब बता दिया। लेकिन इस चीज का ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे एक चीज और बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में आपका परिभाषा भी निहित है। क्या है,
इसी में आपकी परिभाषा भी निहित है और क्या चीजें हैं ऐसी ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा समास का कौन सा पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब होता है मूल होता है, जिसकी वजह से उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे अव्ययी भाव जो होता है इसका जो है कि पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, पूर्व, प्रधानता लिख लेते हैं, चलो प्रधानता, यानी प्रधानता किसके होती है, कौन से पद का होता है, पूर्व पद का होता है कि उत्तर पद का होता है। सबका मैं डाटा ही दे देता हूं, ठीक है ना। देखिए इसमें पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है ना। और ये तीनों में यानी तत्पुरुष में, कर्मधारय में, द्विगु में कौन सा होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद प्रधानता ध्यान दीजिएगा, पूर्व पद, इन तीनों का उत्तर पद और इसका दोनों पद, और इसमें से दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात कोई तीसरा पद होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कोई अन्य, या जिसे हम लोग कह सकते हैं कोई तीसरा पद, ठीक है ना। यानी इसमें तीसरा अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है, तीसरा अर्थ प्रधान होता है। तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है ना। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और देखिए मैं इसी पे आपको परिभाषा बताऊंगा। पूछ देगा अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो आप लोग ऐसे अस्पष्ट भाषा में बोल दीजिए जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है अर्थात अव्यय होता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, अव्ययी भाव समास। वही चीज है ना। इसी प्रकार जब तत्पुरुष समास की परिभाषा आएगा तो आप कहेंगे इसमें परिभाषा क्या होगी, जिस समास की जो है कि क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह विलुप्त हो जाता है, वो क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका परिभाषा भी निहित है, आप बता सकते हैं, इसका भी कर्मधारय के बारे में बता सकते हैं और द्विगुण के बारे में बता सकते हैं, द्वंद्व के बारे में बता सकते हैं और बहुब्रीहि के बारे में बता सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपका अलग अलग पॉइंट आता जाएगा और आप समझते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है ना। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ेंगे किसके बारे में, समास के बारे में, यानी उसमें अव्ययी भाव समास के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग अव्ययी भाव के समास के बारे में पढ़ेंगे। तो समझ लेते हैं अव्ययी भाव है क्या। अव्ययी भाव जो समास है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना, अ धन व्यय, ध्यान दीजिएगा। अव्ययी भाव समास, अव्यय जो है दो भाव, पहले परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके विशेषता बताते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, तो जैसे मैंने बताया ना, इसका होता है कि जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है, उसी का नाम देते हैं अव्ययी भाव समास ना। तो अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले समझ लीजिए, आज समझेंगे, परिभाषा याद है। दो शब्द कौन कौन से हैं, तो वो हमारे पास जो शब्द है अव्ययी भाव समास के, ठीक है ना, उस शब्द है अ धन व्यय, अ धन व्यय। अ का अर्थ होता है नहीं, ठीक है ना, क्या होता है, नहीं। और व्यय का मतलब होता है खर्च अर्थात बदलाव, यानी बिना बदलाव के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होता है, अव्ययी होता है। समझ गए बात ना। अव्यय किसे कहेंगे, बार बार अव्यय समास, अव्ययी भाव समास आता है ना, इसलिए जो प्रधान भी होता है और अव्यय भी होता है, मतलब मूल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उत्तर पद में जब पूर्व पद जोड़ता है तो उसके अर्थ में परिवर्तित कर देता है, लेकिन जो इसका शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के बारे में आप दे रहे हैं, एग्जाम्पल समझिए, इसी समझ गए। अव्यय का मतलब होता है अ धन व्यय, अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च या बदलाव, ठीक है ना। व्यय में खर्च भी होता है, बदलाव होता है, यानी जो बिना बदलाव को सेम टू सेम उसी तरह से लिख दिया जाए और उसके अर्थों में परिवर्तित कर दे, यही जो होता है अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल जैसे ही लेंगे आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जिन शब्द के पहले इसकी पहचान आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहचान क्या है, तो जिन समासिक पद के पहले ना कौन कौन से शब्द हो हमारे पास, बे, ध्यान दीजिएगा, बे
उप, अनु, ठीक है ना, भर, अधि, भर, अधि, ठीक है ना, आ, प्रति, यथा, आ, प्रति, यथा, ठीक है ना, यावत। अगर ऐसे शब्द हमारे पास आते हैं तो समझ लीजिए अव्ययीभाव समास है, ठीक है ना। क्या है? अव्ययीभाव समास है। जैसे अगर हम बात करें एक एग्जांपल, जैसे मैं कह दिया प्रति धन दिन। देखिए अब यहां पे दिन है और दिन के अर्थ को कौन बदल रहा है? प्रति बदल रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर मैं कह दिन मतलब क्या होता है? दिन, वन डे मतलब एक दिन। अगर इसके आगे मैं प्रति जोड़ दूं, प्रतिदिन मतलब हो गया, इसका अर्थ को बदल दिया। देखिए प्रतिदिन मतलब हो गया रोज रोज, यानी अर्थात डेली। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं, सेम टू सेम लिखा जा रहा है प्रतिदिन। यही देखिए अव्ययीभाव समास की पहचान है, यानी इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अभी मैं अब एग्जांपल में जब मैं दिया था राजपुत्र, तो जब संधि में किया था तो राजा का पुत्र लिखा था, यानी राज को राजा में किया था, तो इसमें परिवर्तन हुआ था पूर्व पद में। याद होगा आप लोगों को एग्जांपल ना। तो इस प्रकार से इसमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी प्रति है तो प्रति ही रहेगा, दिन है तो दिन होगा, लेकिन इसके अर्थ को क्या करेगा? परिवर्तित कर देगा, ठीक है ना। अब अगला एग्जांपल मैं जैसे दे देता हूं, जैसे मैं कह दिया भरपेट, भार धन पेट। तो पेट मतलब पेट हमारा लीवर है, पेट मतलब है। लेकिन अगर इसमें भर पेट मतलब हो गया तो इसका मतलब कोई चीज मैं भर पेट खाया हूं, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा भर पेट, समझ गए होंगे। तो भर पेट हो गया। अगर देखो यहीं पे अगर भर पेट को मैं अगर आगे जोड़ दिया आधा पेट, तो आधा पेट ना, तो अर्थ को बदल दिया कि नहीं बदल दिया। तो इस प्रकार से जो है कि इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पूर्व पद यानी आधा, इसमें आधा आधा आ गया ना, तो इसको सॉरी इसको आप एग्जांपल नहीं ले सकते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे अगर कोई कह दिया जाए, जैसे एग्जांपल में कह दिया बेरहम, बेधन रहम, देखो सेम टू सेम जुड़ जाएगा। रहम मतलब क्या होता है? किसी को माफ करना या क्षमा योग्य होना। अब बे जोड़ दिए तो जो क्षम्य योग्य नहीं है, जिसको क्षमा नहीं जो करता है उसको बेरहम बोलते हैं, तो इसमें जुड़ गया बेरहम। तो इस प्रकार से आप स्पष्ट समझ गए होंगे ना कि अव्ययीभाव का समास क्या है। तो आप देखिए प्रति आ जाए कहीं शब्द में, बे आ जाए, उप आ जाए, का भर आ जाए, अधि आ जाए, ठीक है ना, आ जाए, ठीक है ना, प्रति आ जाए, था। जैसे आ से भी मैं बता रहा हूं, जैसे मैं कह दिया जन्म। जन्म क्या होता है भाई? जन्म पैदाइशी, और इसमें मैं जोड़ दिया आजन्म। आजन्म मतलब जन्म से लेकर हो गया, अर्थ को बदल दिया, तो यहां पे हो जाएगा आ जन्म। आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर। मैं आपको जन्म से लेकर जानता हूं, उसको एक शब्द में बोल सकते हैं आजन्म, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है कि आप अव्ययीभाव समझ गए होंगे। बस ये चीजें आपको याद होना चाहिए कि बस यही चीजें अगर आपको मिल रही है तो आपको समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं कौन से? दूसरा का पॉइंट। दूसरा का पॉइंट हमारे पास कौन सा था? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के भाई 6 भेद होते हैं, और इसके पहले मैं परिभाषा बता दूं आपको। दूसरा का पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास। इसके भाई देखो 6 भेद होते हैं इसके भी, और ये 6 भी परिभाषा समझ लीजिए। मैं बताया था जिस समास के क्या होते हैं? उत्तर पद प्रधान होते हैं, और जो है उत्तर पद प्रधान होते हैं और कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसी को हम नाम देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। फिलहाल देखिए मैं एक बार फिर आपको परिभाषा बता देता हूं। तत्पुरुष समास का किसे कहते हैं? तो मैं पहले ही कहा था ना, इसका क्या था? उत्तर पद प्रधान था। तो कहेंगे जिस समास के उत्तर पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, यानी विलुप्त हो जाता है, उसी का नाम हम देते हैं कौन सा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो आप स्पष्ट बताइएगा 6। क्योंकि देखिए इसके जो है 6 भेद किस आधार पे, कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद किस आधार पे बांटे गए हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको ये बताना होगा किसके आधार पे? विभक्तियों के आधार पे। किसके आधार पे? विभक्तियों के आधार पे।
विभक्तियों के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 6। और एक चीज आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से कि कारक जो है कितने होते हैं हिंदी में? 8 होते हैं। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर वो कारक आपको याद है तो विभक्ति भी आपको याद है, ये जान जाइए। क्योंकि कारक में क्या होता है, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा पॉइंट से हट रहा हूं, इसके बाद आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि जानकारी बहुत जरूरी है, उसके अभाव में आप कई क्वेश्चन मिस कर जाएंगे। जैसे होता है विभक्ति, क्या होता है? कर्ता क्या होता है? ने, कर्म को, करण, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें आएगा नहीं, कर्ता नहीं आएगा ना। अभी मैं 8 विभक्तियां मतलब कारक के बारे में बता रहा हूं आपको। पहले कारक, ठीक है ना। करण, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना। से मतलब यहां क्या हो गया? द्वारा होता है। क्या होता है? से मतलब होता है द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद कर्ता ने कर्म को करण से, इसके बाद अगला पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, संप्रदान के लिए, ठीक है ना। संप्रदान के लिए, ठीक है ना। संप्रदान के बाद हमारा जो अगला होता है आपादान संबंध, ठीक है ना। आपादान, आपादान का भी होता है से, मतलब होता है यहाँ पे अलग होने के लिए सिंबल होता है, ठीक है ना। और इसके बाद होता है 1 2 3 4 5 हो गए। इसके बाद हमारे पास जो होता है आपादान के बाद संबंध होता है, संबंध, ठीक है ना। संबंध होता है, संबंध में क्या होता है भाई? हमें का की के रा दी दे, का की के रा री रे नानी ने, इसी तरह से आता है, ठीक है ना। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसके बाद अगला जो होता है हमारा अधिकरण, अधिकरण होता है, ठीक है ना। अधिकरण में क्या होता है? में पद ऊपर, क्या होता है? में पद ऊपर, ऐसे समझ गए। एक होता है कौन सा? संबोधन अर्थात संबोधन, ठीक है ना। तो संबोधन में जो होता है हे अरे, हे अरे ना, इस प्रकार से जो है कि वर्ड आ सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संबोधन। लेकिन ध्यान दीजिए, जो पहला होता है ये जो है कारक नहीं होता है, और जो अंतिम होता है ये नहीं होता है। यानी पहला 8वां जब आप निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? 6। और ये जो है कि तत्पुरुष समास में यही सब 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। पहला और 8वां नहीं होता है, बाकी 6 होता है। जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, कर्म को हम लोग बोलते हैं कौन सा? द्वितीय तत्पुरुष का भी क्वेश्चन पूछ देगा कि द्वितीय तत्पुरुष किस का मतलब किस समास को कहते हैं, किस समास के अंतर्गत है। तो उस कारक, कौन से कारक को इंडिकेट करता है यानी संकेत करता है, तो आप बताएंगे कर्म को। यानी ये देखो, पहला तो ये हो गया था, कर्ता हो गया था, तो दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, इसी तरह से आएगा ना। तो द्वितीय क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया, तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, चतुर्थ तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है ना। तो अब पूछ देगा चतुर्थ, अब क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि चतुर्थ तत्पुरुष समास में के अंतर्गत कौन से कारक आता है? तो संप्रदान आता है। कौन सा आता है? संप्रदान आता है, ठीक है ना। और इनके चिन्ह है, ठीक है ना। बात समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं अपने मूल पॉइंट पे। इसके बारे में फिर मैं डिस्कस करूंगा, जब संज्ञा वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। संज्ञा, लिंग, कारक, इसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, तो यानी उसके बारे में आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे इसके बारे में फिर से। फिलहाल इसको मैं सिर्फ हिंट किया हूँ, आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसका मतलब होता क्या है कि अब विभक्तियां 6 हैं, तो इसके आधार पे हमारा पहला जो होगा वो कौन सा होगा भाई? आप लोग जानते हैं ना, कर्म तत्पुरुष। क्या होगा? कर्म तत्पुरुष। और सिंबल क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, तो यहां पे इसका जो सिंबल होगा को, अर्थात जब इसके समासिक पदों के बीच में को लगा होगा तो आप लोग समझ जाइएगा कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। कर्म तत्पुरुष को हम लोग द्वितीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्वितीय तत्पुरुष, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं? द्वितीय तत्पुरुष बोल सकते हैं। चिन्ह क्या हो जाएगा इसका? पहचान, कर्ता ने कर्म को। ध्यान दीजिएगा, अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, क्या एग्जाम्पल? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में दे दिया, जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी पूछ दिया आपसे कि गगनचुंबी में कौन सा समास है,
तो गगनचुम्बी किसे कहते हैं? गगन को चूमने वाला। क्या कहेंगे? गगन को चूमने वाला। गगन मतलब आकाश नहीं बोलते हैं। रोहित शर्मा ने गगन चुम्बी छक्का मारा था। गगन चुम्बी मतलब जो बहुत आसमान में हो ना, तो गगन मतलब होता है आसमान को चूमने वाले को क्या कहते हैं? गगन चुम्बी। अगर मैं कह दूं चिड़ी मार, क्या बोल दूं? चिड़ी मार, तो इसका मतलब क्या हो गया? चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। अब देखो इसके बीच में दोनों में को आया है कि नहीं आया है? को यहां भी है, को यहां भी है। इसका मतलब हो गया कि एक कौन से तत्पुरुष के कौन से भेद क्या आएगा? तो द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, जिसे हम लोग कर्म तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका पहला हो गया। ठीक है ना? या फिर अगला एग्जांपल मैं कह सकता हूं, ठीक है ना, जेब कतरा। क्या होता है? जेब कतरा अर्थात जेब को काटने वाला। तो को लग गया कि नहीं बीच में, तो उसी कारक चिन्ह का लुप्त होता है। जैसे गगन चुम्बे में देखिए, गगन को चूमने वाला जब मैं जोड़ रहा हूं तो को गायब हो गया कि नहीं हो गया? परिभाषा में यही था ना, कारक चिन्ह क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। यहां भी को गायब हो गया कि नहीं हो गया? जेब कतरा, जेब को काटने वाला, उसमें भी तो कारक चिन्ह विलुप्त हो गया। तो समझ गए होंगे आपको बात को। ठीक है ना? चलिए अगला हमारा दूसरा का जो पॉइंट होगा, कर्ता ने कर्म को करण। क्या होगा? करण। करण मतलब हो गया चिन्ह क्या होगा? से होगा। क्या होगा? हमारा जो अगला होगा से होगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं दूसरा का टाइप करण तत्पुरुष। तत्पुरुष ब्रैकेट में लिख सकते हैं कौन सा? तृतीया। कौन सा? तृतीया हो जाएगा ना। तृतीया समास हो सकता है या तृतीया तत्पुरुष कह सकते हैं। ठीक है ना? अब इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? से होता है। इसमें दो चीजें होते हैं, जैसे मैं कारक चिन्हों में लिखा था, आप लोगों को ध्यान दिए होंगे। से होता है, से मतलब दो शब्द होता है। से मतलब हो गया यहाँ पे होता है द्वारा। जैसे द्वारा, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे मैं कह दूं मैं, ठीक है ना, पेन द्वारा लिख रहा हूं, या मैं ऐसे कहूं मैं पेन से लिख रहा हूं, तो से वहां पे लगा दे। से किस कारक चिन्ह है? द्वारा, अर्थात मैं पेन के द्वारा लिख रहा हूं। ठीक है ना? अगर वहीं से एक जगह में क्या होता है? आपादान मतलब अलग के लिए मैं संकेत बताया ना। आपादान मतलब हो गया अलग होना। जैसे मैं कह दिया पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो वहां पे अलग हो रहा है ना। तो से वहां भी है, से यहां भी है, से में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जहां पे जिसके द्वारा काम किया जा रहा होगा, तो उसके जो काम जिसके द्वारा किया जाता है उसको करण कहते हैं। और जहां पे अलग होता है वो आपादान होता है, मतलब अलग होता है। चाहे मैं कहती हूँ वृक्ष से आम गिर रहा है, से गिर रहा है, तो से वहां भी है। ठीक है ना? अब मैं कह दूं कि मैं चम्मच से खाना खा रहा हूं या भोजन कर रहा हूं, तो चम्मच द्वारा भोजन कर रहा हूं ना, तो जब उसके द्वारा कार्य किया जाता है तो वहां पे करण तत्पुरुष होता है। और जब वो अलगाव की बात आती है तो वहां पे कौन सा होता है? अपादान होता है। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल इसमें कौन सा है? एग्जाम्पल यही आपका है कि जैसे मैं कह दिया आपको रेखांकित, रेखांकित जिसका शाब्दिक होगा रेखा से, रेखा से अंकित। अब देखो, अब जब रेखा से अंकित को जोड़ेंगे तो ऐसे गायब हो जाएगा ना, अर्थात कारक चिन्ह विलुप्त हो गया, विभक्ति विलुप्त हो गई। अर्थात इसको जो अलग का जोड़ने वाला चीज हो, क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये रेखांकित हो गया। इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, मैं कहूंगा मन चाहा। मन चाहा क्या कहेगा? मन से चाहा, यानी मन से चाहने वाले, यानी मन द्वारा चाहने वाले। ठीक है ना? उसको बोलेंगे मन चाहा। ठीक है ना? अगर मैं कहती हूं करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, तो यहां पर हो जाएगा करुणा। क्या है? करुण से क्या हो जाएगा भाई? करुणा से पूर्ण। क्या हो जाएगा? करुणा से पूर्ण, यानी करुणा मतलब होता है दुख से, यानी वेदना, दुख द्वारा जो पूर्ण उसको बोलते हैं करुणा पूर्ण। शोकाकुल ना, शोक से आकुल जो होता है ना। तो इस प्रकार से जो शब्द आएंगे, से होगा जिसके द्वारा कार्य होता है, उसी का नाम देते हैं हम लोग कौन सा? करण तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है ना?
तो आज की क्लास में मैं आपको इतना ही रहने देता हूं, क्योंकि अभी बहुत लंबा टॉपिक है। तो इसके बाद हम जो है कि अगले पॉइंट्स में जब आएंगे तो आपको जो है कि क्या बताया जाएगा, क्योंकि मेरा टाइम समाप्त हो गया। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो शेड्यूल बना है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग मेरा टाइम समाप्त हो चुका है। तो आगे जो शेष बचा हुआ मैं हम लोग अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे और पढ़ाया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, जितना मैं आज बताया हूं इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। 2 पॉइंट तक मैं बता दिया हूं, ठीक है ना। कहता तो होता नहीं है, क्या होता है, कर्म से शुरू होता है ना। तो कर्म हो गया, करण हो गया, और मैं कल जो है कि संप्रदान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग इसके बाद तीसरा चलेंगे, कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग बने रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।